इससे पिछले वीडियो में हमने वारेन हेस्टिंग्स किया था। अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1786 में बंगाल का गवर्नर बन के आया। इससे पहले एक कार्यवाहक गवर्नर आया था मैकफरसन। तो 1786 में कॉर्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर बन के आया। कॉर्नवालिस इससे पहले कॉर्नवालिस जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला था, तो इसमें ब्रिटिश सेनाओं का ये सेनापति था और ये अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन से हार के आया था यहाँ पे। तो ये अमेरिका में हार गया था जॉर्ज वाशिंगटन से और वहां इसने समर्पण भी कर दिया था अपनी सेना के साथ। बाद में इसको बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। तो पहले तो इसने आने से मना कर दिया क्योंकि इसने ये कहा कि हम इतना दबाव में काम नहीं कर सकते। तो पहले तो इसकी एक मांग ये थी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके निर्णयों पर इसके निर्णयों को शक्तिशाली बनाया जाए या अपनी जो गवर्नर की काउंसिल है उस पर इसको प्रभावी बनाया जाए। दूसरी चीज की मुख्य सेनापति के अधिकार जो हैं ये गवर्नर को दे दिए जाएं। तो इसके आने से पहले एक 1786 में एक स्पेशल एक्ट भी आया था जिसके तहत गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के निर्णयों पर शक्ति प्रदान कर दी गई और दूसरा मुख्य सेनापति के अधिकार भी गवर्नर को दे दिए गए। कॉर्नवालिस को भेजने के पीछे यह उद्देश्य था कि इस समय तक एक तो कंपनी का जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं था, दूसरा कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया था। तो इसको कॉर्नवालिस को भेजने के पीछे ये उद्देश्य था कि कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको व्यवस्थित कर दिया जाए। तो जब ये अधिकार दे दिए गए कॉर्नवालिस को तब ये आने को तैयार हुआ भारत। 1786 में ये बंगाल का गवर्नर बन के आया। कॉर्नवालिस जब गवर्नर बन के आया तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे एक चुनौती तो ये थी कि किस प्रकार जो राजस्व व्यवस्था है उसको निश्चित और नियमित किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो वारेन हेस्टिंग्स ने सुधार किए थे राजस्व के संबंध में, पंचसाला व्यवस्था हो चाहे एक साला व्यवस्था हो, दोनों व्यवस्थाएं फेल हो गई थी। इसके अलावा इसके सामने एक बड़ी चुनौती थी कंपनी में भ्रष्टाचार को दूर करना और जो प्रशासन है उसको व्यवस्थित करना। इसके अलावा इस समय तक जो राजस्व व्यवस्था थी और जो न्याय व्यवस्था थी वो आपस में मिली जुली थी। तो इस व्यवस्था को भी व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य था। अब कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए यहाँ पे, तो कॉर्नवालिस ने जो प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए, एक तो इसने ये किया कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार था, तो इसका ये मानना था कि कंपनी में भ्रष्टाचार इसलिए क्योंकि कर्मचारियों के वेतन कम है, तो वेतन बढ़ाने की सिफारिश की इसने कर्मचारियों के। और जो जिला कलेक्टर थे तो कलेक्टरों का वेतन 1500 रुपया प्लस पूरे जिले के राजस्व का 1% उनको दिए जाने की सिफारिश की इसने। इसलिए इसको सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी माना जाता है, आईसीएस का जन्मदाता भी माना जाता है कॉर्नवालिस को। दूसरी चीज, इसने जो कंपनी के व्यापारी थे वो निजी व्यापार भी करते थे, उपहार भी लेते थे बहुत सारा। तो इसने कंपनी के व्यापारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। इसके अलावा सख्त नियम भी लागू किया कि कोई भी उपहार नहीं लेगा। फिर प्रशासनिक क्षेत्र में कॉर्नवालिस को जो भारत में पुलिस व्यवस्था है, तो पुलिस व्यवस्था का भी जनक इसी को माना जाता है। इसी के समय ये व्यवस्था की गई कि जिलों में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा और जिले को कई थाना क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा जिसपे एक दारोगा होगा। तो दारोगा सिस्टम जो है ये कॉर्नवालिस की ही देन है। और ये कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन में भी इतनी बेहतर पुलिस व्यवस्था नहीं थी जैसे कि भारत में थी। तो इस तरीके से ये दारोगा सिस्टम, हालांकि दारोगा जो होता था वो भारतीय होता था। तो ये तो इसने जो प्रशासनिक क्षेत्र में ये सारे कार्य किए जो शुरुआती हैं। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने एक संहिता तैयार करवाई 1793 में, कॉर्नवालिस कोड जिसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस की संहिता कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस कोड बन के तैयार हुआ। कॉर्नवालिस कोड जो था ये सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित था।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत अपनाया भी जाता है। ये कहा जाता है कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का पृथक्करण होना चाहिए और तीनों के कार्य अलग अलग होने चाहिए कि तीनों अपने अपने कार्य करें और किसी के क्षेत्र में दखल अंदाजी न करें। तो इसका जो कार्नवालिस कोड था, ये सेपरेशन ऑफ पावर पे मॉन्टेस्क्यू के आधारित था और इसके तहत ये किया गया कि जो राजस्व व्यवस्था थी और जो न्याय व्यवस्था थी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले हम देखेंगे कि न्यायिक क्षेत्र में जो कलेक्टर होते थे उनको न्यायिक अधिकार थे, तो न्यायिक कार्य भी कर रहे हैं कलेक्टर और राजस्व संबंधी कार्य भी कर रहे हैं। तो राजस्व और न्याय व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया और एक हायरार्की, एक सोपानीकृत न्यायिक व्यवस्था कायम की कार्नवालिस ने। कार्नवालिस ने जो न्यायिक व्यवस्था कायम की, इसके तहत सबसे नीचे होती थी मुंसिफ की अदालत। मुंसिफ जो है ये 50 रुपए तक के मुकदमे देख सकता था और मुंसिफ ये भारतीय, यहां तक भारतीय होते थे। मुंसिफ के ऊपर रजिस्ट्रार का न्यायालय होता था, ये 200 रुपए तक के मुकदमे देख सकता था। यहां से फिर अंग्रेज न्यायाधीश शुरू हो जाते थे। रजिस्ट्रार के ऊपर फिर जिला अदालतें होती थी। जिला अदालतों के ऊपर सर्किट कोर्ट्स होती थी जो प्रांतीय स्तर पे होती थी। तो 4 सर्किट कोर्ट्स स्थापित की गई, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ये मोबाइल अदालतें थी, ये चलती फिरती अदालतें थी। तो ये सर्किट कोर्ट्स हैं, इसमें फौजदारी और दीवानी दोनों मामले देखे जाते थे। इससे पहले जैसे हम देखेंगे कि सदर, दीवानी और जो निजामत अदालतें हैं, तो जिला स्तर पे उनमें ये मुकदमे देखे जाते थे। लेकिन अब सर्किट कोर्ट्स में ये मुकदमे देखे जाने लगे, तो ये सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की गई। सर्किट कोर्ट्स के ऊपर सदर दीवानी अदालत थी। सदर दीवानी अदालत, इसमें 5000 तक के मुकदमे देखे जाते थे और ये भारत में सबसे बड़ी अदालत होती थी सदर दीवानी अदालत। 5000 से ऊपर के जो मामले होते थे वो उनकी सुनवाई जो है, उनकी अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, किंग इन काउंसिल में की जाती थी जो लंदन में थी। तो इस तरीके से इसने न्यायिक व्यवस्था को सोपानीकृत कर दिया। इसके अलावा कार्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजीकरण करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजीकरण करने का प्रयास किया। अब राजस्व व्यवस्था जो है, राजस्व के क्षेत्र में जो कार्नवालिस के सुधार रहे, भू राजस्व के क्षेत्र में, तो भू राजस्व के क्षेत्र में शुरू से ही एक समस्या रही अंग्रेजों के सामने कि भू राजस्व को किस प्रकार निश्चित और नियमित किया जाए। भू राजस्व को निश्चित और नियमित करने के लिए कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, पहले तो 1790 में इसने 10 साल की व्यवस्था लागू की और इसी को 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसको कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी सिफारिश फिलिप फ्रांसिस ने की थी, जो वारेन हेस्टिंग्स के समय उनके परिषद के मेंबर थे। तो फिलिप फ्रांसिस ने इसकी पहले ही सिफारिश की थी। कार्नवालिस के समय इनके जो सलाहकार थे, एक तो सर जॉन सोर थे और एक ग्रांट थे। तो सर जॉन सोर का भी ये मामला था, मतलब सर जॉन सोर का भी ये मानना था कि जमींदारों से सीधे व्यवस्था की जाए। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जो है, इसके तहत जो पूरा ब्रिटिश क्षेत्र है, इसकी 19% भूमि अस्थाई बंदोबस्त के तहत आई। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और उन्हीं से भू राजस्व की व्यवस्था की गई। एक अनुमान लगा लिया गया कि किसी भी निश्चित भूमि से कितना भू राजस्व या कितना उत्पादन होता है, उस हिसाब से एक भू राजस्व की दर तय कर दी गई। तो यह अस्थाई व्यवस्था थी जिसमें भविष्य में बढ़ाया नहीं जा सकता था इसको। तो जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी मान लिया गया। जमींदार ही टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को देंगे
और जो जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे तो जमींदार 11% अपने पास रखते थे और 89% कंपनी को देते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है अस्थायी बंदोबस्त, इसमें जमींदार वास्तविक भूस्वामी नहीं है बल्कि एक कमीशन एजेंट के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरी चीज की ये जो व्यवस्था है इसमें एक सनसेट लॉ लागू किया गया, एक सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था, जिसके तहत ये था कि अगर कोई जमींदार नियत तिथि को सूर्यास्त से पहले अपना लगान नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं जमा करा पाता था, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो इस व्यवस्था से ये फायदा हुआ कि अगर कोई जमींदार नहीं कर चुका पा रहा है तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, और जिसको नीलाम की जाती थी तो उतना टैक्स प्राप्त हो जाता था कंपनी को। तो इस तरीके से अस्थायी बंदोबस्त जो है, इसके बड़े लाभ भी हुए अंग्रेजों को। एक तो ये लाभ हुआ कि जो आय है अंग्रेजों की, जो भू राजस्व है, वो निश्चित और नियमित हो गया। दूसरी चीज कि छोटे दर्जे के राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करने से बच गए अंग्रेज। तीसरा, भारत में एक जमींदार वर्ग पैदा हो गया जो अंग्रेजों का मित्र था, जो ये हमेशा चाहता था कि अंग्रेज यहां बने रहें। तो ये सारे फायदे हुए अंग्रेजों को। नुकसान ये हुआ कि ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के तहत बंजर भूमि नहीं आती थी। तो अगर कोई किसान या कोई जमींदार जो है अगर बंजर भूमि को उपजाऊ बना ले रहा है तो उस भूमि पे उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो ये अंग्रेजों को थोड़ा सा नुकसान हुआ। अब किसानों को क्या नुकसान हुआ? तो किसानों को ये नुकसान हुआ अस्थायी बंदोबस्त से कि इस व्यवस्था में बहुत सारे जो परंपरागत जमींदार थे उनकी जमींदारियां नीलाम हो गई। और जमींदारियां जो नीलाम होती थी, इनको जो शहरों में बसे जो महाजन होते थे, साहूकार होते थे, वो खरीद लेते थे जमींदारियों को। तो इस तरीके से इस व्यवस्था में दूरवासी जमींदार बहुत सारे हो गए। ऐसे जमींदार जो गांव में नहीं रहते थे, जो शहरों में रहते थे, और इन जमींदारों का किसानों से कोई लगाव भी नहीं होता था। तो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए। दूसरी चीज कि ये जमींदार बिचौलिए नियुक्त कर देते थे, और ये बिचौलिए अब किसानों से राजस्व इकट्ठा करने लगे। तो जो बिचौलिए होते थे ये ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने का प्रयास करते थे किसानों से, क्योंकि उनको देना एक निश्चित रकम ही पड़ती थी। तो जितना एक्स्ट्रा वो वसूलते थे वो उनका हो जाता था। तो इस तरीके से इस व्यवस्था में बड़ा किसानों पर अत्याचार भी बढ़ गया। तो इस तरीके से ये अस्थायी बंदोबस्त रहा कॉर्नवालिस के समय। अब कॉर्नवालिस के समय हम विदेश नीति भी देखेंगे कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस के समय जो विदेश नीति है, इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाया और इन लोगों को कुछ क्षेत्र देने का लालच भी दिया। और इस तरीके से मराठा, निजाम और अंग्रेज ये तीनों का एक सम्मिलित संघ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1790 से 92 तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। इसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे देना पड़ा, बहुत सारा हर्जाना भी देना पड़ा। इसके अलावा जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। तो ये कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और जो मराठा और निजाम थे इनको कम महत्वपूर्ण थोड़े बहुत क्षेत्र दे दिए गए अंग्रेजों की तरफ से। तो इसीलिए इस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा भी था कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को कुचल दिया। तो ये कॉर्नवालिस के समय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो ये विदेश संबंध रहा कॉर्नवालिस के समय। तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे हम लॉर्ड वेलेजली को करेंगे।